अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.3 को अपनी इसी रिवीजन सीरीज़ में। कैंट पब्लिशर्स ग्रेड 10th फेडरल बोर्ड। ओके, तो ये बुक के अंदर मिस्टेक है। दिस एक्सरसाइज नंबर 13.3। नंबर 1, 2 क्रिकेट कोचेस कंपेयर द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय द टीम इन द लास्ट 10 मैचेस। तो ये आपके पास दो टीम्स के स्कोर्स हैं लास्ट 10 मैचेस में। शो दैट ईच टाइम हैज़ द सेम मीन एंड रेंज ऑफ रन स्कोर। तो कहते हैं सबसे पहले हम इन दोनों के रेंज और इन दोनों की मीन निकालें, फिर हम देखते हैं क्या वो दोनों इक्वल हैं या नहीं। उन्होंने कहा इस चीज़ को आप शो करें। सबसे पहले आपके पास है टीम ए। अब इसकी रेंज निकालना आपको पता है पिछले एक्सरसाइज से। रेंज द मैक्सिमम वैल्यू माइनस द मिनिमम वैल्यू। अगर हम लोग देखें हमारी टीम ए में तो जो मैक्सिमम मिनिमम तो 0 ही है, राइट। जो मैक्सिमम है आई थिंक दैट इज़ 11, राइट। 11 माइनस 0 दैट इज़ गोइंग टू बी 11। तो ये तो हो गई हमारी रेंज। इसके अलावा अगर हम लोग निकालें अपना मीन यानी कि जो आपका अरिथमेटिक मीन है, आपने तमाम वैल्यूज़ लेने हैं, उनको ऐड करना है डिवाइडेड बाय दोज वैल्यूज़। तो ये होगा आपका 0 + 10 + 1 + 9 + 11 + 0 + 8 + 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी 1 2 3 4 5 और ये 10 हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास 10 मैचेस हैं। तो ये हमारे पास जो भी चीज़ आएगी वो हमारे पास मीन होगा, यानी इसकी सेंट्रल वैल्यू है, इसका एवरेज। +10 + 1 + 9 + 11 + 0 + 8 + 5 + 6 + 7 57 डिवाइडेड बाय 10, दिस इज़ गोइंग टू बी 5.7। तो इसका मीन हो गया 5.7। अगर हम लोग चलें अपनी टीम बी की तरफ, टीम बी के अंदर हमारे पास जो हमारी रेंज होगी मैक्सिमम माइनस द मिनिमम। रेंज इसके अंदर अगर हम लोग देखें अपनी मैक्सिमम वैल्यू दैट इज़ 12 और अगर हम लोग अपनी मिनिमम वैल्यू देखें दैट इज़ 0, राइट। यस। तो इसलिए अगर हम लोग अपनी रेंज निकालें इस टीम के लिए, लेकिन अगर हम लोग इस तरह से करेंगे 12 माइनस 0, तो ये हमारे पास रेंज देगा 12। लेकिन वो कह रहे थे कि आप ये शो करेंगे इनकी रेंज सेम है। रेंज इनकी सेम तो नहीं आई, तो आई थिंक इन्होंने यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक की है। लेकिन चूंकि ये यहाँ पर शो ये करना चाहते थे इनकी रेंज सेम है, तो मे बी उन्होंने ये 0 नहीं लिखना था, यहाँ पर ये कुछ और लिखना चाहते थे। तो यहाँ पर चलें, यहाँ पर मैं 1 डालता हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि हमारी रेंज जो है उसी के इक्वल आ जाएगी। ये हो जाएगा 12 माइनस 1, मिनिमम 1 हो गई, तो ये भी हो जाता है हमारे पास 11। हालांकि 0 होती तो हमारे पास ये 12 होता, लेकिन मेरे हमें यहाँ पर वो 1 डालना चाहते थे। यहाँ हो सकता है यहाँ कहीं और वो कुछ और करना चाहते हो, वो तो हमें नहीं पता। बट ओके, हमारी रेंजेस इन दोनों की आ गई इक्वल। अगर हम इन दोनों के निकालें मीन, अगर हम इन दोनों के निकालें मीन, तो हमारे पास कितने आएंगे। तो हमने मीन को भी जो है इक्वल प्रूव करना था, क्योंकि हमने यहाँ पर एक वैल्यू चेंज की है। तो अब इस लिहाज से तो मीन इक्वल आएगा नहीं। मीन इक्वल इनका तब था जब 0 था, लेकिन रेंज इनकी तब इक्वल नहीं थी। तो इस सवाल के अंदर इनका कोई मसला, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर एक बढ़ाया है, तो मैंने चूँकि यहाँ पर मीन इक्वल रखा है, यहाँ पर एक इनमें से कोई वैल्यू कम करता हूँ 3। ये पेपर में अंदर अंदर आपको ऐसा मसला नहीं आएगा। ये इन्होंने ही सवाल गलत दिया था, तो हम उसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश करें हैं। बट आप तसव्वुर करते हैं कि ये 1 थी और ये 3 थी। मुझे उम्मीद है इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेंज तो वही रहेगी, लेकिन जो मीन है हमारे पास ये हो जाएगा 7 + 1 + 4 + 1 + 3 + 11 + 7 + 6 + 12 + 5 डिवाइडेड बाय 10। इस सब को अगर आप लोग करते हैं ऊपर वाले को, 7 + 1 + 4 + 1 + 3 + 11 + 7 + 6 + 12 + 5, दिस इज ये है आपके पास 57 डिवाइडेड बाय 10। सो योर मीन इज 5.7। ओके, आपका मीन भी इक्वल हो गया, आपकी रेंज भी इक्वल हो गई फॉर दीज डाटा सेट्स, जहाँ यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। अब इसके बाद ये मैंने यहाँ पर अलग से लिखनी है रेंज। अब मैंने अलग से यहाँ पर रेंज लिख ली, अलग से मैंने इसका मीन लिख लिया है टीम ए का और टीम बी का, जो हमने निकाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहते हैं, विच टीम्स परफॉर्मेंस डू यू सस्पेक्ट इज मोर वेरिएबल ओवर द पीरियड। इस पूरे टाइम पीरियड में आपको किस टीम की परफॉर्मेंस ज़्यादा वेरिएबल, यहाँ उनका मतलब है ज़्यादा स्प्रेड या ज़्यादा डिस्पर्स्ड, ज़्यादा डिस्पर्स्ड आपको लगती है टाइम पीरियड में, यानी कि कितनी, कभी वो कुछ स्कोर करें, कभी कुछ, उनके अंदर कोई ऐसी नहीं कि यहाँ ज़्यादा स्कोर करेंगे या कम, कभी कम स्कोर करते हैं कभी ज़्यादा, किसकी आपको थोड़ी ज़्यादा वेरिएबल लगती है। सस्पेक्ट का मतलब है आपको शक है, यानी आपको खुद से इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे अगर हम लोग रेंजेस को देखें 11-11 दोनों की रेंज सेम है, दोनों डाटा सेट्स की, तो देख के तो लगता है कि दोनों इक्वली डिस्पर्स्ड हैं, क्योंकि रेंज हमारे पास एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, राइट। हमने देखा था कि रेंज से हमें पता चलता है कि डाटा कितना स्प्रेड है एक किस्म का। हमें एक आइडिया ज़रूर होता है कि हमारे पास एक मैक्सिमम है, एक मिनिमम है, तो डाटा हमारे पास कितना फैला हुआ है, हम लोग कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब ये है कि वो कितना डिस्पर्स्ड है, कितना फैला हुआ है। तो लेकिन
रेंज तो इक्वल है, लेकिन फिर भी क्या आपको देख के किसी के अंदर थोड़ी ज़्यादा, फिर भी थोड़ा-सा ज़्यादा स्पष्ट चीज़ लगती है, क्योंकि रेंज तो सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम देख रहे हैं। अगर हम लोग दोनों को देखें, पहले के अंदर हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, लेकिन दूसरे के अंदर तो कोई ज़ीरो है ही नहीं, या ज़ीरो था भी तो एक ही था, लेकिन अभी जो हमने न्यू डाटा सेट बनाया है उसके अंदर कोई ज़ीरो नहीं है। इसके अंदर आपके पास 2 ज़ीरोज़ हैं, और डिस्पर्स्ड का या ज़्यादा स्प्रेड का मतलब ये है कि वो मीन से कितनी दूर है। तो ये इसके अंदर 2 ज़ीरोज़ आ गए हैं, यानी 0 तो मीन से बहुत दूर है, 5.7 से बहुत दूर है कंपेयर टू दिस। तो सबसे पहले तो इसकी 2 वैल्यू से 0 से इतनी दूर है, और उसके बाद फिर मज़ीद एक बहुत हाई वैल्यू है, दिस इज़ 11 एंड 10। फिर हाई वैल्यूज़ भी हैं, ये भी 5.7 से बहुत दूर हैं। फिर भी ये 9, 8 ये भी कुछ ज़्यादा हैं, और हाँ, हल्की-फुल्की 5 के करीब भी हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे तो 5 से काफ़ी दूर हैं। लेकिन अगर हम लोग टीम बी की बात करें तो ज़्यादातर 5 के करीब हैं, 7 5 के करीब है, 4 5 के करीब है, 3 भी किसी हद तक 5 के करीब है, 7 फिर से 5 के करीब, 6 फिर से, और 5 फिर से। हाँ, 12, 11 और 1 और 1 ये थोड़ी 5 से ज़रूर दूर है, लेकिन कंपेयर टू 0 0 तो इतनी दूर नहीं है, कुछ 2 ज़ीरो आ गए हैं। यहाँ पर 11 भी मौजूद है, यहाँ एक 12 ज़रूर आया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये थोड़ी ज़्यादा वेरिएबल है। हाँ, लेकिन अगर मैं अपना खुद से देख के लगूँ तो तकरीबन दोनों सेम ही हैं, यानी कि दोनों जितने डिस्पर्स्ड हैं वो सेम है, इनकी रेंज भी तकरीबन सेम थी। थोड़ा-सा डिफरेंस ज़रूर है, ये मुझे लगता है कि टीम ए थोड़ी ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, टीम ए थोड़ी ज़्यादा वेरिएबल है, लेकिन बस हल्की-सी ज़्यादा वेरिएबल है। वैसे तकरीबन सेम ही है, क्योंकि अगर आप देखें तो फिर भी किसी के अंदर 11 है, किसी के अंदर 12, फिर भी 5.7 से तकरीबन दोनों के अंदर सेम ही डिस्टेंस पर हैं चीज़ें। लेकिन क्या हम लोग एग्ज़ैक्टली ये देखते हैं कि क्या वाक़ई में ऐसा ही है कि दोनों तकरीबन सेम ही हैं और टीम ए बस हल्के से ज़्यादा है। सेकंड वो कहते हैं चेक योर आंसर। पहले जो आपने सस्पेक्ट किया है इसको अगर आप चेक करें बाय फाइंडिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ईच डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारे पास एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट है, रेंज से थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट है, इससे हमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल पता चलती है। रेंज से हमें इतनी डिटेल नहीं पता चली, देख के लगता है दोनों इक्वली डिस्पर्शन, लेकिन हमें देख के पता चल रहा है टीम में थोड़ी ज़्यादा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसा तरीका है जो हमें एक्चुअली में इतनी डिटेल भी बताती है कि हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन टीम ए की ज़्यादा होगी, जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा वो उतनी ज़्यादा डिस्पर्स्ड होगी। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन को देखने से पहले हम लोग एक और चीज़ कैलकुलेट करेंगे जिससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकलती है, दैट इज़ कॉल्ड द वेरिएंस। दिस इज़ वेरी सिंपल, इसका सिंबल होता है आपके पास एस स्क्वायर, और इसका हम देखेंगे कि इसके ऊपर एक स्क्वायर क्यों है। लेकिन अगर आप लोग देखें तो ये बहुत सिंपल है, हमने ये करना है कि डिस्पर्शन यही है कि आप मीन से कितना दूर हैं। डिस्पर्शन का मतलब ही ये है कि आप लोग मीन से कितना दूर हैं, तो क्यों ना हम लोग हर वैल्यू की डिस्टेंस निकालें मीन से, और उसका हम लोग एवरेज ले लें, राइट। मतलब 0 आपके पास मीन से कितनी दूर है, 10 आपके पास मीन से कितना दूर है। अब हर वैल्यू आपके पास डिफरेंट है मीन से दूर, तो हम उन सबका एवरेज निकाल के देख सकते हैं कि टीम ए में ऑन एवरेज हर वैल्यू कितनी दूर है मीन से, और फिर टीम बी में ऑन एवरेज हर वैल्यू कितनी दूर है बी से। तो इससे बड़ा अच्छा हमें एक तरीका मिल जाएगा, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे हम लोग क्यों नहीं कर सकते कि अगर हम लोग इस तरह निकालें कि हम लोग हर जो वैल्यू है इसका मीन से हम लोग डिस्टेंस निकालें, 7 की भी, 0 की भी, उन सबको एवरेज करें तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। हमेशा हमारे पास आंसर 0 आएगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि डिस्टेंस हमेशा आपके पास पॉजिटिव होती है, लेकिन इस तरीके से जो आपके पास मीन से छोटी वैल्यूज़ हैं, जब 0 माइनस आप 5.7 करेंगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा, बड़ी वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव में आएगा जब आप उन सबको ऐड करते हैं। तो चूँकि मीन का मतलब ही ये होता है कि वो सेंट्रल वैल्यू है, तो जब आप इस तरीके से करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका आंसर 0 आ जाता है, ओके। इसके लिए हम लोग एक ट्रिक निकालते हैं स्टैंडर्ड के लिए, हम लोग इनको स्क्वायर कर देंगे, हम लोग इनकी डिस्टेंस इसको स्क्वायर कर देंगे। तो हम एक्चुअली में इसको करते हैं ताकि आपको ध्यान से समझ आए। तो हम लोग निकालने वाले हैं इसका वेरिएंस, यानी कि इसकी एस स्क्वायर सबसे पहले, फिर हम लोग इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। टीम ए के लिए अगर हम लोग निकालें तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 माइनस 5.7, बल्कि 5.7 माइनस कर देते हैं, उस तरह भी कर लें। 5.7 माइनस 0 यानी मीन से 0 कितनी दूर थी, इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर ताकि हमारे पास ओवरऑल आंसर 0 ना है। प्लस क्योंकि हम लोग एवरेज ले रहे हैं तमाम डिस्टेंस का, तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे सेकंड वैल्यू दैट इज़ 10, 5.7 माइनस 10, और देखेंगे इसका आंसर माइनस में आता है, लेकिन स्क्वायर से इसका माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये आपके पास 0 इनका आंसर नहीं आएगा। फिर है 1, 5.7 माइनस 1, 5.7 माइनस 9, 5.7 minus 11, 5.7 minus 0, 5.7 minus 8, 5.7 minus 5 and 6,
-7। तो टीम ए के ये होगा हमारे पास वेरिएंस। हम इसको डिवाइड, हम इन सब का एवरेज ले रहे हैं, तो हम इसको डिवाइड करेंगे विद 10 क्योंकि तमाम आपके पास 10 है। राइट, 5.7 माइनस 0 और इसका स्क्वायर, दिस इज ये है आपके पास 32.49। ओके, यानी 5.7 का ये स्क्वायर बनता है ये। ओके, इसके बाद है आपके पास 5.7 माइनस 10 और इसका स्क्वायर, दिस इज 18.49 प्लस 5.7 माइनस 1 का स्क्वायर, दिस इज 22.09 प्लस 5.7 माइनस 9 का स्क्वायर, दिस इज 10.89 माइनस 11 का स्क्वायर, दिस इज 28.09 minus 0, this is 32.49 again plus 5.7 minus 8 और फिर इसका स्क्वायर, this is 5.29 नहीं, यस, और इसके बाद आपके पास है प्लस 5.7 माइनस 5 0.49 प्लस 5.7 माइनस 6 0.09 5.7 माइनस 7 प्लस 1.69। इन सबको आपने ऐड किया और फिर आपने इन सबको डिवाइड कर देना है विद 10। तो हम लोग इन सबको ऐडअप करते हैं, 32.49 प्लस 18.49 प्लस 22.09 प्लस 10.89 प्लस 28.09 प्लस 32.49 प्लस 5.29 प्लस 0.09 प्लस 1.69। आंसर डिवाइडेड बाय 10, दिस इज 15.161। सो दिस इज द वेरिएंस ऑफ टीम ए। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास टीम ए का वेरिएंस। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ से कट ऑफ करता हूँ और इसके बाद टीम बी का मैंने यहाँ पर भी खुद निकालूंगा, वो मैं यहाँ पर आपको शो नहीं करूँगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। वो मुझे उम्मीद है आप टीम बी का जो वेरिएंस है ये आप खुद निकाल सकें, क्योंकि काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। टीम ए का मैंने कर दिया, बाकी इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो है नहीं, ईजी है। मुझे उम्मीद है ये आप खुद कर पाएंगे। तो अगर हम लोग टीम बी का वेरिएंस निकालें तो मैं अभी निकालूंगा। ओके, तो मैंने कैलकुलेट किया है स्टैंडर्ड डेविएशन टीम बी की, दैट इज़ 13.21 और टीम ए की मेरी हल्की सी गलत निकल आई थी। मैंने एक वैल्यू जब फाइनल ऐड हम कर रहे थे मैंने छोड़ दी थी, तो मैंने उसको दोबारा से इंक्लूड किया था। इसकी है 15.21, इसकी है 13.21। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बहुत ही सिंपल है, उसका हमारे पास सिंबल है एस और वो सिंपली है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर। ओके, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन आप अगर वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लें उसको हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। अब हम लोग वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्यों लेते हैं? वेरिएंस का हम लोग स्क्वायर रूट इसलिए लेते हैं क्योंकि वेरिएंस से हमारे पास यूनिट स्क्वायर में चले जाते हैं। तो अक्सर हम लोग अगर किलोग्राम, हम लोग मास का फॉर एग्जांपल निकाल रहे हैं वेरिएंस, तो हमारे पास जो वेरिएंस का यूनिट आएगा वो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने चीज़ों का स्क्वायर लिया था तो वो अजीब सा लगता है। तो हम लोग फाइनली इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर तो हमने सिर्फ इसलिए लिया था कि हमारे पास वो जीरो ना आए, तो हम लोग फाइनली इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हम लोग निकाल लेते हैं जो स्टैंडर्ड डिविएशन है इसकी, इस वाले की, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 15.21। और अगर आप लोगों ने खाली स्टैंडर्ड डिविएशन निकालनी है, वेरिएंस नहीं निकालना, तो आप लोग वो जो आपका पूरा फॉर्मूला था उसके ऊपर एक स्क्वायर रूट लगा देते हैं। बट ये हो जाएगा आपके पास 3.9 फॉर टीम बी फॉर टीम ए, और इसके लिए आपके पास हो जाएगा 3.60। तो जैसा हमारा अंदाज़ा था वैसा ही निकला है। अगर आप लोग देखें तो टीम ए की स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ी ज़्यादा है, यानी कि ये जो आपका डिस्पर्स्ड है टीम ए हल्की से ज़्यादा है, लेकिन अगर आप लोग देखें उस टीम बी के भी करीब करीब है। दोनों डिस्पर्स्ड ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन टीम ए थोड़ी ज़्यादा डिस्पर्स्ड है।
फिर वो कहते हैं डज द रेंज और स्टैंडर्ड डिविएशन गिव अ बेटर इंडिकेशन ऑफ वेरिएबिलिटी। रेंज और स्टैंडर्ड डिविएशन में से कौन सा आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से बताता है कि डिस्पर्स क्या है? तो इसका आंसर है स्टैंडर्ड डिविएशन। इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन को यूज़ करते हैं। रेंज तो हमें धोखा दे रही थी, उसने कहा था कि दोनों इक्वल हैं, जबकि दोनों इक्वल नहीं थे डिस्पर्शन में, ये थोड़ा ज़्यादा डिस्पर्स था। वो हमें इस सब कुछ को क्लियर किया है स्टैंडर्ड डिविएशन ने या वेरिएंस ने। वेरिएंस भी ज़्यादा है लेकिन हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन ने सबको क्लियर किया, तो स्टैंडर्ड डिविएशन एक अच्छा मेजर देता है वेरिएबिलिटी का। वैसे आपके पास जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हैं वो 3 हैं, ओके। मेजर ऑफ डिस्पर्शन जैसे आप लोग मेजर कर सकें, सबसे जो वीकेस्ट है या सबसे ईजिएस्ट भी हम इसको कह सकते हैं, जो बस आपको आइडिया देता है दैट इज द रेंज। तो थोड़ा ठीक वाला है दैट इज द वेरिएंस, लेकिन चूंकि हमें यूनिट्स ठीक करने हैं तो हम लोग फिर तीसरा देखते हैं दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मुझे उम्मीद है इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ आएगा। और रेंज का जो फॉर्मूला है दैट इज मिनिमम, दैट इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम। जब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन का जो बुक में फॉर्मूला दिया जाता है वो आपको काफ़ी स्केरी लगेगा, लेकिन वो स्केरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वेरिएंस का फॉर्मूला बुक में ये होगा समेशन n I is equal to 1 x of I minus this divided by n। तो ये देखकर काफ़ी खतरनाक लगता है कि पता नहीं ये क्या कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ये कह रहे हैं समेशन, यानी आपने ऐड करना है, ओके। आपने ऐड करना है और जब आप समेशन इस सिंबल के नीचे, सिग्मा के नीचे जो नीचे वाली वैल्यू होती है, यहाँ से आपने शुरू करना है और ऊपर वाली वैल्यू पे जाकर आपने ख़त्म करना है। यानी अगर आपके पास एक्स आई है, यानी आपके पास पहली टर्म है एक्स की, आई का मतलब होता है पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है। जैसे हम लोग ले रहे थे यहाँ पर फर्स्ट टर्म 0, सेकंड टर्म 10, ये आपने लेते जाना है और इसको हमने माइनस करना है अपने मीन से। एक्स इसका मतलब होता है मीन, हम यही कर रहे थे। हम इसको अच्छा यहाँ पर एक स्क्वायर भी आएगा, ओके, हम इसका स्क्वायर भी लेते हैं। हम लोग उसको अपने मीन से माइनस करते हैं, उसका हम लोग स्क्वायर लेते हैं और फिर हम उसको ऐड करते हैं। ये समेशन है, हम उसको ऐड करते हैं नेक्स्ट वैल्यू के, यही चीज़ करके। तो हम लोगों ने शुरू करना है i इज इक्वल टू 1 पे, यानी जो फर्स्ट टर्म है हमने उधर से शुरू करना है, लेकिन हमने i को जाकर ख़त्म करना है n पर, यानी n नंबर ऑफ टर्म्स। हमारे पास टोटल 10 टर्म्स थी या 11 टर्म्स थी, उधर जाकर ख़त्म करना है, फिर सब कुछ हमने डिवाइड कर देना है विद n। यानी कि जो ओवरऑल आपके पास, हमें इस तरह से लिखना चाहिए, जो ओवरऑल आपके पास जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं n जहाँ पर हमने ख़त्म करना था उसे आपने डिवाइड करना है। तो बस ये फॉर्मूला इसको अक्सर इस तरह लिख करके लिखा जाएगा और s का फॉर्मूला इस तरह लिख दिया जाएगा, ओके। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ये तो इजी चीज़ है, लेकिन ये फॉर्मूला देख के काफ़ी स्केरी लगता है, ओके। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फॉलोइंग टेबल शो द डिक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन 6 वॉलंटियर्स आफ्टर अ 2-week ट्रायल ऑफ स्पेशल डाइट एंड एक्सरसाइज। तो आपके पास ये जो टेबल है, ये आपके पास कोलेस्ट्रॉल लेवल के अंदर जो डिक्रीज है 6 वॉलंटियर्स यानी 6 लोग हैं, 2 हफ्ते तक उन्होंने एक ख़ास पैटर्न पे अमल किया है, तो उनके अंदर जो डिक्रीज़ हुआ है कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स में वो इससे आपको पता चलता है, राइट। आपके पास ए ने इतने A% की इतनी हुई है और F% की सबसे ज़्यादा उसके कम हुए हैं 2.8%। सबसे पहले कहते हैं फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डाटा। इसकी आप लोग स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करें, तो मुझे उम्मीद है ये तो आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। अगर आप लोग इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड करेंगे, यानी एस वो स्क्वायर रूट होगा आपकी वेरिएंस का। अगर आप उसको फाइंड आउट करते हैं, मैं उसको यहाँ पर नहीं करूँगा, तो आपको आंसर आएगा, आपके पास आएगा 0.89, ओके। 0.89 आपके पास इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन आती है फॉर दिस स्पेसिफिक डाटा सेट। फिर वो कहते हैं रीकैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन, दोबारा स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करें आउटलायर को रिमूव करके। आउटलायर आपको पता ही है पिछले कुछ चैप्टर से, इसके अंदर आउटलायर अगर आप रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर देख के समझ आ जाइए 2.8 आउटलायर है, यानी बहुत ही एक एक्सट्रीम वैल्यू है। मे भी इसके अंदर कोई मिस्टेक थी, लेकिन हम स्टैंडर्ड डिविएशन अब कैलकुलेट करेंगे, इसको हम S1 का S2 कहते हैं विदाउट दी आउटलायर। अब इसको कैलकुलेट करें, आप देखेंगे कि काफ़ी कम आएगी, अप्रॉक्सीमेटली 0.17 आती है। ये इतना बड़ा इसके अंदर डिफरेंस क्यों आ गया? क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन आपको दिखा रही है कि कितना डिस्पर्स्ड है। अगर आप इस आउटलायर को रिमूव कर दें, फिर ये वाली चीज़ें क्या डिस्पर्स्ड हैं ज़्यादा नहीं, ये तो एक ही जगह पर टिकी हुई हैं, यानी मतलब इतना बड़ा इनके दरमियान डिफरेंस नहीं है। एक 2.8 से ये बहुत ज़्यादा डिस्पर्स हो जाती हैं, क्योंकि वो इतना इसको दूर ले गया है, डिस्पर्स तो वो हो गई, वो फैल तो गई, इसलिए स्टैंडर्ड डिविएशन उसमें बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दिस, ओके। तो कहते हैं डिस्कस द इफेक्ट। वो कहते हैं कि अगर एक्सट्रीम वैल्यू है, जैसे एक्सट्रीम वैल्यू है, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है? एक्सट्रीम ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है, ज़्यादा छोटी भी हो सकती है। इसका क्या इफेक्ट हो सकता है स्टैंडर्ड डिविएशन में? यही कि बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, ओके। अगर आपके पास बहुत एक्सट्रीम वैल्यू है तो उससे स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन तो आपको बता रही है कितना वो चीज़ फैली हुई है। इवन वो एक्सट्रीम वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है या वो बहुत ज़्यादा छोटी है 0.00, उससे दोनों से स्टैंडर्ड डिविएशन आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द CV। तो CV क्या है? दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये क्या चीज़ है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहते हैं ये निकालने फॉर एनुअल सीरीज ऑफ IT। तो यहाँ पास दो डाटा सेट्स हैं, इसका आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। अगर मैं इन दोनों डाटा सेट्स का मीन निकालूं, इनका वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूं, तो वो ये है।
अब ये तो आप निकाल सकेंगे खुद ही, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं, ये तो आपको तरीका आता है। अब मसला ये है कि इन दोनों में से आपके पास कौन सा ज़्यादा डिस्पर्स्ड है। तो देख के तो लगता है कि ये वाला ज़्यादा डिस्पर्स्ड है क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है, लेकिन मसला ये है कि इन दोनों का मीन डिफरेंट है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन तो ये पता चला रही है कि आपके पास जो वैल्यू है वो मीन से कितनी दूर है, तो इसीलिए अगर दोनों का मीन ही डिफरेंट है तो फिर आप स्टैंडर्ड डिविएशन से ये नहीं पता चला सकते कि कौन सा कितना ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, क्योंकि ये इस मीन के मुताबिक है, ये इस मीन के मुताबिक है। तो इस वजह से आपको कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे आप दोनों के मीन को एक किस्म का इक्वल कर दें या फिर एक ऐसा स्केल बना दें, उसके थ्रू आप बता सकेंगे इनमें से कौन सा ज़्यादा डिस्पर्स्ड है। ओके, देख के तो ये लग रहा है लेकिन इन दोनों के मीन डिफरेंट है। हम पहले इसके लिए हमें निकालना होगा सीवी या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सीवी हम लोग क्या करेंगे कि अपने स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देंगे विद आवर मीन। जब हम लोग ऐसा करेंगे, जब हम लोग अपनी स्टैंडर्ड डिविएशन को अपने मीन के साथ डिवाइड कर देंगे, तो इससे हम लोग एक परसेंटेज टाइप चीज़ निकालेंगे। ओके, हम लोग एक इसका रिलेशन निकालेंगे इसके साथ। ऑफ कोर्स अगर हम लोगों ने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जो कि मर्ज़ी है, लेकिन आमतौर पर इसको परसेंटेज में ही लिखा जाता है, तो आप लोग इसको ऑफ कोर्स 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट साइन रहने देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आपकी परसेंटेज आ जाएगी। सेम चीज़ आप यहाँ पर करेंगे। ओके, तो अगर मैं सीवी निकालूँ इसकी, तो ये मेरे पास आएगा 1.58 डिवाइडेड बाय, बहुत ईजी है, डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय, अगर आपने इसकी परसेंटेज निकाली 100%, तो कैलकुलेटर पे आप लोग करेंगे 1.58 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेटर पे आप सिर्फ 100 लिखेंगे क्योंकि आगे परसेंटेज का साइन खुद आएगा। 11.29%। तो इसकी जो सीवी है वो 11.29% है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन मीन के 11.29% है। इसकी अगर आप लोग सीवी निकालें तो इसकी सीवी है आपके पास 0.79 डिवाइडेड बाय 9, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 8.77%। तो इधर से हम लोगों को पता चलता है कि वेरिएबिलिटी किसकी ज़्यादा है, वेरिएबिलिटी है इसकी ज़्यादा, क्योंकि इसकी सीवी या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज़्यादा है। इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज़्यादा होगा, यानी इतनी ज़्यादा ये परसेंटेज है आपकी मीन की वो ज़्यादा होगी। अब वैसे तो यहाँ पर ये ज़्यादा ही आया है, लेकिन ऐसे ही पॉसिबल था कि ये ऐसे ही पॉसिबल हो सकता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन इसकी ज़्यादा है, लेकिन जब हम सीवी निकालें तो वो इसकी ज़्यादा आ जाए। तो इट डिपेंड्स अपॉन द मीन। तो हमेशा जब आपके पास दो डिफरेंट मीन्स की चीज़ें हैं, आप उसको स्टैंडर्ड डिविएशन से कैसे नहीं करेंगे, आपको सीवी निकालनी पड़ेगी और फिर आप लोग बताएंगे कौन सा ज़्यादा डिस्पर्स है, कौन सा ज़्यादा वेरिएबल है। तो इसके अंदर हमारे पास जो सेकंड डाटा सेट है, जो फर्स्ट डाटा सेट है, दैट इज मोर वेरिएबल। इस वजह से नहीं कि उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है, इस वजह से कि उसकी सीवी ज़्यादा है। फिर है डिटरमाइन द सीवी फॉर फिजिक्स एंड उर्दू लिटरेचर एग्जाम स्कोर्स टू असेस विच सब्जेक्ट शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी। इन दोनों की आपने सीवी निकालनी है और देखना है किसकी ग्रेटर वेरिएबिलिटी, तो ये आप कर लेंगे। उन्होंने कहा है कोशेंट ऑफ वेरिएशन यानी सीवी दो डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, एक 60 है एक 70 है, एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन आर 21 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर देयर अरिथमेटिक मीन्स, तो इनके मीन क्या है, तो ये आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। बोला है सीवी इज इक्वल टू एस डी एन स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर द मीन। तो इसके अंदर तो आपको दो वैल्यूज पता होंगी, आप इजीली मीन निकाल सकेंगे। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो कहते हैं आपके पास कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका आप लोगों ने रेंज निकालनी है। अब ये ग्रुप डाटा है, तो ऑफकोर्स इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है जो आप लोग एस्टिमेट करेंगे दैट विल बी 70 माइनस द मिनिमम वैल्यू विल बी 11। तो 70 माइनस 11 आपकी रेंज होगी। कभी कभी आप लोग इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे क्योंकि आपको एक्चुअली में नहीं पता कि जो मेरी वैल्यू थी वो क्या है, आपको तो बस एक ग्रुप के अंदर पता है इसके अंदर होगी। तो या तो आप इन दोनों के एवरेज निकालेंगे और उसको अपनी वैल्यू समझ लेंगे, या फिर मोस्ट केसेस में आप लोग अपनी अपर क्लास माइनस लोअर क्लास करेंगे तो ये आपकी रेंज आ जाएगी। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि ये ग्रुप डाटा है, इसका वेरिएंस निकालें। ग्रुप डाटा का वेरिएंस निकालना आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन हल्का सा भी मुश्किल नहीं है। आप लोग देखें हमने वेरिएंस में क्या करना है, हमने हर वैल्यू की मीन से वो निकालना है, उसका डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे इस चार्ट का मीन, राइट। अब मीन जो है ग्रुप डाटा कैसे निकालते हैं, तो इसका आपके पास फुल फॉर्मूला आपके पास होता है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, राइट। ये तो आपने पढ़ाई होगा पिछली क्लास में। ये फॉर्मूला भी आपके पास कहाँ से आता है, आप लोग देखें। सबसे पहले तो आप इसका बनाएंगे एक एक्स टेबल, इधर मैं बनाता हूँ। आप लोग बनाएंगे इसका एक एक्स टेबल। उस एक्स टेबल में आप लोग इसके मिड पॉइंट्स लगाएंगे इस क्लासेस के। एक्स का मतलब यहाँ पर आप लोग ले रहे हैं मिड पॉइंट्स या वैल्यूज़। अब चूंकि हमें नहीं पता कि 70 और 79 के दरमियान हमारे पास असली वैल्यूज़ में कौन सी वैल्यू थी, हो सकता है हमारे पास 70 हो सकता है 79, हमें बस ये पता है कि चार वैल्यूज़ थी, ये नहीं पता वो वैल्यूज़ कौन सी थी। तो हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि चलो एवरेज ले लेते हैं, मतलब ओवरऑल एवरेज से हमारा काम चल जाएगा। तो इन दोनों की एवरेज हम लोग समझ लेते हैं कि वैल्यूज़ होंगी। इसीलिए ग्रुप डाटा थोड़ा सा ख़राब आंसर आता है, लेकिन एक एस्टिमेट हम जरूर लगा सकते हैं। 70 और 79 का अगर हम लोग मिड पॉइंट निकालेंगे या इनका एवरेज निकालें, 70 प्लस 79, इन दोनों को ऐड करें 149 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज द मिड पॉइंट 74.5। हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारे इस डाटा में 74.5 चार बार आया है। इस तरीके से हमें सब के वैल्यूज निकाल लेंगे। फिर हमने मीन किस तरह निकालना है, मीन हमने निकालना था हमारी एक्चुअल जो वैल्यूज थी उनको सबको सम करके, राइट। 74.5 को हमने 4 बार सम करना है, उसके अंदर अगले वाले को हमने 6 बार। तो मतलब हमने 74.5 को मल्टीप्लाई बाय 4 करना है
और फिर अगले वाले को मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, उन दोनों को ऐड करना है, यही करना है ना। तो यहाँ पर भी हम करें समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी यहाँ पर हम निकालेंगे एफ एक्स, इसको ऐड करते जाएंगे और सन सबको ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय द समेशन ऑफ, यानी जितनी टोटल वैल्यूज, पहले भी हम यही करते थे, टोटल वैल्यूज आपको इन सबको ऐड करके आएंगी। तो इस तरह से तो आप निकालेंगे अपना मीन। जब आपका मीन निकल आया तो वेरिएंस आपके पास क्या है कि आपने हर वैल्यू की डिस्टेंस लेनी है फ्रॉम द मीन। अब हर वैल्यू आपको पता तो है नहीं, आप इसको एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने हर वैल्यू को उतना बार करना है, आप उसको मल्टीप्लाई बाय एफ करते हैं, तो ये आपके पास हो जाता है। जो हमने अगर फॉर्मूला बनाया था, जिसने हमने पहले बनाया, ये आपके पास हो जाएगा समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1, इसका अगर आप फॉर्मूला बनाएं ऊपर n। लेकिन अब आपने जो है डायरेक्ट इस तरह से नहीं करना कि एक्स ऑफ आई माइनस द मीन, क्योंकि आपको एक्स ऑफ आई एक्चुअल में पता ही नहीं है। आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने जो एक्स निकाल लिया, यहाँ पर आपने इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी कर देना है, ओके। यानी आप उसकी डिफरेंस निकालने मीन है, लेकिन इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने, क्योंकि 4 बार मौजूद है, यहाँ अगली वाली 6 बार मौजूद है। तो इसको आप डिवाइड बाई कर दें समेशन ऑफ एफ से, यहाँ जितनी आपके पास टोटल वैल्यूज मौजूद हैं, ओके। डिवाइडेड बाय इसको कर दें एन से, यहाँ पर आपके पास एक स्क्वायर भी होगा और उसको आप एन भी कह सकते हैं, समेशन ऑफ एफ और इधर एफ ऑफ आई, यानी उसकी खास फ्रीक्वेंसी से आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे अगर आपके पास ये था, आप लोग करेंगे 74.5 माइनस योर मीन, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग 4 के साथ, फिर आप लोग ऐड करेंगे अगला वाला उसको मल्टीप्लाई 6 के साथ, और फिर आप लोग उस सबका मीन ले लेंगे, तो आपको वेरिएंस आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको सबको सब समझ आई अच्छे तरीके से। अगर आपने पिछली क्लासेस में ध्यान से पढ़ा था मीन वगैरह का, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है द फैक्ट्री। अगेन इसके अंदर आपके पास आपने जो है इसके वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। तो इसी तरीके से आप पिछले तरीके से वेरिएंस निकालना है, उसका स्क्वायर रूट करके आप लोग इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं। बट एनीवेज इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू वेरी मच।